वो कहते हैं ना कि कभी किसी किताब को उसके कवर को देखकर जज ना करें, लेकिन हमारी दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग भी दूसरे लोगों को उनकी मौजूदगी, उनका धन या उनके सोशल स्टेटस को देखकर उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कभी कभी इन बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि इस बारे में सीधे तौर पर झूठ बोल देते हैं। तो गरीब होने का नाटक करने वाले छुपे हुए करोड़पति से लेकर अपंग और बेघर आदमी होने का नाटक करने वाले पुलिस वाले तक, यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें भेस बदलने के बाद बहुत ही अलग ट्रीटमेंट मिल जाता है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे भी कुछ अजीब और बेहतरीन वजह है। एक राज, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिससे आप सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं, तो हमेशा एक डर बना रहता है कि शायद वो इंसान वैसा नहीं जैसा वो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वियतनामी महिला गुयेन वान अंग ने एक ऐसे आदमी से ऑनलाइन बात की जिससे वो फेसबुक के जरिए मिली थी, तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। हम में से कई लोगों की तरह गुयेन ने भी अपने जीवन को बिताने के लिए एक परफेक्ट पर्सन से मिलने का सपना देखा था। वो अपने कॉलेज के दिनों से लेकर अभी तक हमेशा अकेली रही, पर यह ध्यान की कमी कारण नहीं हुआ था, बल्कि बहुत से लड़कों ने उसे अपना बनाने की कोशिश की, पर फिर भी गुयेन को अपने लिए कोई भी सही नहीं लगा। इसलिए कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद और खुद के लिए एक अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद भी वो इस चीज को पाने के बिल्कुल भी करीब नहीं थी जो वो रियल में चाहती थी, और वो है एक बॉयफ्रेंड। लेकिन कहते हैं कि प्यार तब होता है जब हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। एक आम दिन की तरह ही 2016 में गुयेन फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो उसे अपने पसंदीदा हस्तियों में से एक की तस्वीर मिली, और उस तस्वीर में वो किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ी थी जिसे वो पहचानती भी नहीं थी। उस अजनबी को फोटो में टैग किया गया था, इसलिए इंटरेस्ट होने के कारण गुयेन ने उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया। वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह लग रहा था, शायद वो उसके आइडल को जानती थी और वो उसे उससे मिलने के लिए तैयार कर सकता था। उसने उत्साह में आकर उस आदमी को पूछने के लिए मैसेज किया, और उस आदमी ने लगभग जल्दी उसके मैसेज का जवाब दे दिया। उसका नाम डांग तुआन था और वो भी उसी के देश वियतनाम का रहने वाला था, पर उस समय वह रशिया में रह रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि वो गुयेन के सेलिब्रिटी आइडल को नहीं जानता था, पर निराशा महसूस होने के बावजूद भी वे डांग तुआन नाम के इस आदमी से कुछ और बातचीत करने लगी, और धीरे धीरे इनकी ये बातचीत लगभग हर किस्म के टॉपिक पर होने लगी। इस नाम का ये इंसान उन चीजों से बहुत दूर था जो दूसरी लड़कियां किसी इंसान में चाहती थी। वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता था, सादे कपड़े पहनता था, वो पूरी तरह से एक गरीब परिवार से लगता था। लेकिन गुयेन के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वो किसी को मटेरियल वेल्थ से नहीं बल्कि दूसरे कारणों से चाहती थी। तो लगभग सप्ताह बीत गया और दोनों एक दूसरे से गहरे प्यार में पड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गुयेन हर दिन डांग से बातें करने में घंटों बिता रही थी। 6 महीने के बाद उन्होंने बात ऑफिशियली जाहिर की और अपनी पहली प्रॉपर डेट पर चली गई, और एक दूसरे से मिलने कुछ ही सप्ताह के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। भले ही वो रियल लाइफ में सिर्फ 1-2 बार मिले थे, लेकिन इसमें हैरानी की बात यह थी कि गुयेन के माता पिता ने उसके इस फैसले को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि ये कपल कैसे एक दूसरे के प्यार पर यकीन कर सकते हैं, जो कि उनका ये रिश्ता लगभग पूरी तरह से इंटरनेट पर ऑनलाइन बना हुआ है। इस बात से उदास होकर गुयेन ने डांग को अपने माता पिता की राय के बारे में बताया। इसलिए उनकी बेटी के लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए डांग ने एक प्लेन बुक किया और उनसे मिलने वियतनाम चले गए। ये थोड़ा कन्विंसिंग था, लेकिन आखिरकार वो मिलने आ गए। जो वो बता रहे थे वो पूरी तरह से जायज लग रहा था। वो असल में कितना कम जानते थे। खैर, एक बार जब गुयेन के माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया तो इस जोड़े ने खुशी से शादी की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। गुयेन एक साधारण शादी के लिए तैयार थी। ये साफ था कि डांग के पास ज्यादा पैसा नहीं था और गुयेन को किसी शानदार चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अपनी बात करने की बारी डांग की आई तो उसकी बात सुनकर वो हैरान रह गई। उसने जोर देकर कहा कि उन्हें सभी किस्म के कामों को निभाने की जरूरत है, जिसमें बाद में रहने के लिए एक लेविश लाइफ 5 स्टार होटल भी शामिल है। उसकी इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जाहिर था कि एक बड़ा इवेंट उनके प्राइस रेंज से बाहर है। लेकिन डांग ने उसे फिर कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। वो असल में एक बहुत ही ज्यादा वेल्दी अमीर बिजनेसमैन और एक इंटरनेशनल फैशन ब्रांड का मैनेजर था। मतलब देखा जाए तो गुयेन एक करोड़पति शादी कर रही थी। जैसे कि गुयेन इस बात को स्वीकार करने के लिए खुद को मना रही थी। डांग ने समझाया कि उसने जानबूझकर अपनी संपत्ति उसे छुपाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये उनके रिश्ते को इफेक्ट करे। अगर उसने अपना पैसा नहीं छुपाया होता तो वो कभी नहीं जान पाता कि वो उससे प्यार करती है या सिर्फ उसके पैसे से। अब वो बेफिक्र हो सकता था। हालांकि अभी भी वो सदमे में थे, लेकिन अब गुयेन ने डांग के हर एक बात को स्वीकार कर लिया और अप्रैल 2017 में आखिरकार ये खुशहाल जोड़ा पूरे रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गया। आज वे रशिया में अपने बेटे के साथ रहते हैं, खुश भी हैं। जब मैं अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता हूँ ना, तो मैं अचानक किसी गुप्त करोड़पति से क्यों नहीं मिलता भाई। मुझे बस आंटी मेबेल अपनी बिल्ली के बारे में बात करती हुई मिलती है। मुझे डर है कि मैं आपको कोई गुप्त किस्म का आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करते हैं तो मैं आपको लगभग हर दिन नए अमेजिंग वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। कर दिया? बढ़िया। तो कहाँ थे हम?
डॉक्टर डिस्गाइज। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के अस्पतालों और मेडिकल स्टाफ पर भारी दबाव डाला, इसलिए जब साइबेरियन सेर्गेई सैम्बोस्की को कर्मचारियों पर अपनी बीमार दादी को नजरअंदाज करने का शक हुआ तो उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। सर्गेई की दादी को अल्जाइमर था और उन्हें एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती करा गया था, जबकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन जब सर्गेई आया तो उसे बताया गया कि वो उसे नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपने बगल वाले बिस्तर में रोगी का नंबर लिया और अगले दिन अपने बीमार रिश्तेदारों के बारे में पूछने के लिए फोन किया। जब उसने फोन किया तो उसे विश्वास ना करने लायक खबर मिली। जाहिर है किसी ने उसे नहलाया नहीं था, उसकी देखभाल नहीं की थी या उसे खिलाया भी नहीं था। बिना किसी हेजिटेशन के सर्गेई सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन विजिटर्स पॉलिसी का मतलब ये नहीं था कि वो अंदर जाने के काबिल थे, इसलिए वो एक खड़ी एम्बुलेंस के पास गए और इनक्रेडिबली ड्राइवर्स को कुछ प्रोटेक्टिव कपड़े बेचने के लिए राजी किया। दरवाजे पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए एक बार जब वो गियर में आया तो वो सीधे अंदर चला गया। वो अपनी दादी के पास गया और चौंक गया। वो अपने बिस्तर से बंधी हुई थी, खरोंचों और गंदगी से ढकी हुई थी। किसी ने क्यों ये सोचा था कि 84 साल के बुजुर्ग इंसान को रेस्टोरेंट रहने की जरूरत है? हाँ, फिर भी भेष बदलकर सर्गेई गया और उसे खोल दिया और ठीक से उसकी देखभाल करने लगा। पूरे 3 दिन तक वो उससे दूर रहा, लेकिन अंत में उसकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। हॉस्पिटल के स्टाफ को शक हुआ और सर्गेई को पता चल गया कि अब उसे यहाँ से भागना होगा। इससे पहले कि वो ऐसा करता, उसने खुद को अपनी दादी के सामने रिवील किया और उसे अल्जाइमर होने के बावजूद उसने उसे 3 साल के बाद पहचाना। फिर सर्गेई वहां से चला गया और उसके जाने के कुछ समय के बाद उसकी दादी का निधन हो गया, लेकिन वो कभी नहीं भूले। तब से वो अपनी दादी की भयानक कंडीशन को एक्सपोज करने के लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। अरे यार, मुझे ना अब अपनी आंखें पोंछने की जरूरत है। अनइंक्लूसिव। चलो टैटू के अलग अलग विचारों के बारे में बात करते हैं। आप या तो उन्हें पसंद करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। इसलिए अगर आप उनसे बहुत ज्यादा उनको कहीं पसंद करते हैं और पूरे शरीर पर उनको बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग जरूर आपके बारे में जजमेंटल हो जाएंगे। जेसन एक जाना माना टैटू बनाने वाला ब्रिटिश, असल में उसने एक बार किडनैपिंग के मामले में खुद को पहला सस्पेक्ट पाया था, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। ये जानने के लिए उसे अपने टैटूज के लिए सताया जा रहा था। जेसन ने यह पता लगाने के लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट में भाग लेने का फैसला किया कि लोग असल में कितने जजमेंटल हैं। इसलिए उसने एक नोट लिया और गली में खड़े होकर सबसे पूछा कि क्या कोई मुझे इसके बदले छुट्टी ला के दे सकता है। वहां से गुजरने वाले लगभग हर इंसान ने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। एक आदमी ने यह भी पूछा कि क्या वो उनको ठग रहा है। फिर जेसन ने अपने सभी टैट्स को स्किन के रंग जैसे मेकअप के साथ कवर कर दिया और बाहर चला गया। एक बार फिर हाथ में नोट लेके। इस बार ये बहुत अलग तरीके से चला। लोग खुशी खुशी मदद करने के लिए रुक गए और उसके साथ पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया। भले ही जेसन ने ठीक वैसे ही व्यवहार किया, तो हाँ, टैट्स ने वास्तव में एक बड़ा बदलाव किया। मैं इंक्रेडुलाज हूं भाई। लंबा चौड़ा खेल। लोग प्यार और पैसे के लिए पागलपन भरी बातें करते हैं, लेकिन जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, अगर आप अमीर हैं तो ये सच्चे प्यार की तलाश को काफी मुश्किल बना सकता है। ऑर्डिनरी लंदन वासी जो कि जॉनसन ने इसे बड़ी मुश्किल से खोजा। साल 1998 में जॉनसन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उसने लॉटरी में $12 मिलियन से अधिक का हैरान कर देने वाला जैकपॉट जीता, जो कि आज $21 मिलियन से ज्यादा है। उसने सबसे अच्छी कारें खरीदी, सबसे सुंदर और बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी और ऐसा लगा कि उसे कोई भी लड़की मिल सकती है जिसे वो चाहता है। जॉनसन को लगा जैसे उसके पास सब कुछ है, लेकिन थोड़े समय के लिए तेजी से आगे बढ़ा वो और उसे अपनी जीत का लगभग $2 मिलियन उन महिलाओं पर खर्च उसने कर दिया जो उन्हें डंप करके चली गई। जॉनसन ने महसूस किया कि उसका इस्तेमाल हुआ। हो सकता है कि उसके पैसे से उसे मटेरियली वेल्थ मिल सकती, लेकिन ये शुक्र है कि वो उससे खुश भी नहीं था। इसलिए उसने कुछ सख्त फैसले करने का फैसला किया, और वो ये कि अगली महिला से मिलने के लिए गरीब होने का वो नाटक करेगा। एक दिन जो अपने लोकल कैफे में कॉफी का आनंद ले रहा था, उसने वहां काम करने वाली एक वेटर से बातचीत की। उसका नाम लीजा था और जो ने उससे डेट पर जाने का फैसला पूछा। खुश होकर लीजा ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और किसी फैंसी रेस्टोरेंट में रोमांटिक डिनर की उम्मीद वो कर रही थी, पर उसे जो मिला वो काफी अलग था। लीजा से मिलने से पहले जो ने अपने सबसे खराब कपड़े पहने थे और वो अपनी एक्साइटेड डेट को एक सस्ते नूडल बार में ले गया, और सस्ते होने के बावजूद जो ने उसके साथ बिल बांटने पर जोर दिया। जो जानता था कि वो अपनी किस्मत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इनक्रेडिबली लीजा को बुराने लगा। इनफैक्ट उसने कहा कि उसने जो के साथ अच्छा टाइम बताया, इसलिए दोनों ने डेटिंग जारी रखी और जो ने अपनी गरीबी का बहाना बनाए रखा। उनकी साथ में पहली छुट्टी के लिए वो उसे एक 2 स्टार होटल में ले गया जहां कॉकरोचेस थे। हाँ, अमेजिंगली लीजा ने अभी भी शिकायत नहीं की। बेशक जो गरीब था, लेकिन उसे उससे प्यार हो गया था। 1 साल बाद जो ने प्रपोज किया और लीजा बहुत ही खुश हो गई और उसने कहा हाँ, अब जो जानता था कि ईमानदार होने का समय आ चुका है, इसलिए उसने लीजा को नीचे बैठाए, गहरी सांस ली और सच्चाई का खुलासा किया। अपने साथी के बेशुमार दौलत से खुश होने के बजाय लीजा तबाह हो गई। वो सोच रही थी पिछला साल झूठ के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने उसे समझाया कि उसने ऐसा क्यों किया तो आखिरकार समझ गई। उसे उसके पैसे के लिए इतनी बार इस्तेमाल किया गया था तो उसे
उसे ये जानने की जरूरत थी कि क्या कोई उसे ऐसे पसंद कर सकता है जो असल में था। सुनने में क्रेजी लगता है। जो महिलाएं जानती थीं कि जो अमीर है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जिसने सोचा था कि ये गरीब है उसने ऐसा नहीं किया। खैर, जो ने लिसा तक पहुंचने से पहले कोई समय बर्बाद बिल्कुल नहीं किया। अगले ही दिन वो उसे डिजाइनर शॉपिंग पर ले गया। फिर वो उसे रिट्ज के पास लेकर गया जहां उसने उसे फिर से प्रपोज किया। कुछ ही समय के बाद उन्होंने मॉरिशस में शादी कर ली और अब इस जोड़े का एक बेटा भी है। लेकिन यार, बड़ी गेम खेलने की बात करें तो अगर मैं लीजा होता ना तो मैं कॉकरोचेस के बाद वहां से निकल जाता। बाइकर बॉयज, आपको क्या लगता है कि लोगों को टैटू से भरे हुए लोग ज्यादा डरावने लगते हैं? बहुत सारे टैटू वाले बाइकर्स का एक बंच, जी हाँ बिल्कुल। बियर कंपनी कार्लबर्ग द्वारा एक दिलचस्प सोशल एक्सपेरिमेंट में बाइकर्स के एक ग्रुप को थिएटर स्क्रीनिंग में 2 सीटों के अलावा सभी पर कब्जा करने के लिए कहा गया था। फिर कर्मचारी बिना सोचे समझे एक जोड़े को उसी स्क्रीन पर ले गए। जब उस कपल ने कमरे में एंट्री की तो रिजल्ट ऐसा था। खैर, जैसा कि आप उम्मीद कर ही सकते हैं, लेकिन हर कोई उतना जजमेंटल नहीं होता और वो जो बैठे थे उनका बहुत ही जोश और उत्साह से स्वागत किया गया। लोगों को इतना ज्यादा जजमेंटल होने से रोकने के लिए इस रूज का डिजाइन किया गया था। और आप जानते हैं कि ये क्या काम कर पाया? हाँ? असल में मुझे लगता है कि मैं सक्रिय रूप से बड़े दबंग आदमियों से भरे पूरे मूवी थिएटर की तलाश शुरू कर दूंगा। और मैं डेफिनेटली वैसे भी पहले 100% ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। होली होमलेस, ये अक्सर कहा जाता है कि जीवन में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। खैर, लेकिंगस्टन केंटकी के एक कैथोलिक प्रिस्ट ने इस कहावत को बहुत ही नए तरीके साबित करने की कोशिश की। दिसंबर 2015 में एक दिन प्रिस्ट, जिन्हें फादर जिम सिच को कहा जाता है, उन्होंने अपना गाउन फेंक दिया और इसके बदले में मेले कपड़े पहन लिए। फिर उसने बदलाव के लिए एक कार्डबोर्ड साइन बनवाया और सड़कों पर भटकने लगे जैसा कि वो बेघर हो। हालांकि राहगीरों से अनजान पुजारी के पास असल में उसकी जेब में छुपाया हुआ एक टेस्टी धन था। और मैं कुछ $100 धन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं 5000 रूमे का रूनीज की बात कर रहा हूँ। हर बार जब कोई उधार और उसे पैसे ऑफर करता तो वो मना कर देता और उन्हें बदले में $100 दे देता। इस प्रकार साबित होता है कि आप असल में जो देते हैं उसे पाते हैं। और भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि जो फादर जिम को चेंज ऑफर कर रहा था, असल में वो खुद बेघर था। जब पुजारी ने उसके सेल्फलेस गिफ्ट को अस्वीकार कर दिया और बेघर आदमी को $100 दिए तो वो आदमी लगभग रो पड़ा, जो दिखाता है कि जब हम अपने कुछ लोवेस्ट पॉइंट पर होते हैं तब भी इंसानों में करुणा की रिमार्केबल कैपेसिटी होती है। अब इसे याद रखें क्योंकि मेरा जन्मदिन आ रहा है और अभी का टीवी मेरे पास ज्यादा बड़ा नहीं है। वाओ मैन, आजकल दुनिया की कई बेहतरीन डॉक्टर महिलाएं हैं, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में एक महिला डॉक्टर के बारे में पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया था। इसलिए जब मार्गरेट एनी बोल्कली ने फैसला किया कि वो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहती है तो वो जानती थी कि उसे अपने सपने को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। उसका समाधान क्या था? अगले 56 सालों के लिए वो जेम्स बैरी बन जाएगी और एक आदमी की सभी विशेषताओं, पहनावे की समझ और तौर तरीकों को अपना लेगी। ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी खुद को बदल नहीं सकता। अपनी आवाज, अपना फिगर और अपना सब कुछ ज्यादा लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता, है ना? ठीक है, देखने में गलत है। मार्गरेट, अब जो जेम्स है, उसने अपनी झूठी पहचान के साथ मेडिकल स्कूल के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई किया, जबकि उसके क्लासमेट्स को शक था कि कुछ गड़बड़ है। अफवाहें उसके सुपर इंटेलिजेंट प्री प्यूबेसेंट लड़के होने पर थीं। बिल्कुल सच था ये। एक सेकंड के लिए भी उन्हें शक नहीं हुआ कि जेम्स असल में एक महिला थी। एक महिला डॉक्टर का विचार इतना बेतुका था कि ये उनके दिमाग में कभी नहीं आया। क्लासमेट्स और टीचर्स को एक ही तरीके से बेवकूफ बनाने में जेम्स ने अपनी परीक्षा सफलता से प्राप्त की और ग्रेजुएशन होने के बाद ब्रिटिश सेना में एक टॉप सर्जन के रूप में उसकी भर्ती हुई। उसने अफ्रीका में एक यूरोपियन के जरिए रिकॉर्ड किया गया पहला सिजेरियन सेक्शन भी किया, जहां मां और बच्चा दोनों जीवित रहे। एंड जेम्स और उसके जेंडर का सीक्रेट उसने अब तक छुपाया हुआ था, जब तक कि वो मरने गई। उसके मरने के बाद सच्चाई पोस्टमार्टम के बाद खोजी गई। मैं केवल उस आदमी की कल्पना कर सकता हूं जो खोज करने वालों के लिए रहा होगा। व्हीली टचिंग, कभी कभी पुलिस अपराध से निपटने के लिए कुछ सुंदर और अलग तरीकों के साथ सामने आती है। वैंकूवर में कई विकलांग लोगों पर हमला हुआ। ये सुनने के बाद वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक अजीब आइडिया था उनको पकड़ने के लिए, जो कि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उनका प्लान क्या था? एक पुलिस वाले को एक विकलांग बेघर आदमी के रूप में तैयार करके उसे सड़क किनारे पर बिठाना और उम्मीद है कि क्रिमिनल उसे फंसा लेंगे और उस पर हमला करेंगे। फिर वो अपनी व्हील चेयर से कूद जाता और उन्हें गिरफ्तार कर लेता। हाँ, आपको बताया कि अजीब था। इस जॉब के लिए चुने गए पुलिस अधिकारी सर्जन मार्क हॉल्सी थे। उसने भूमिका निभाई व्हील
चेयर में बैठे और ज्यादा मजबूत दिखने लगे। अपनी साफ दशा के बारे में वहां से चलने वाले लोगों से बात की, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उस पर हमला करने की कोशिश करना दूर की बात, लोग उस पर बहुत मेहरबानी कर रहे थे। एक शख्स ने उसे पैसे देने के साथ साथ उसके लिए दुआ मांगी। इस रोल में और ज्यादा लीन होते हुए अंडरकवर सर्जन ने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या वो उनके लिए भोजन या सिगरेट खरीद सकते हैं, जिसके लिए उनके पास थोड़ा सा बदलाव भी है। लेकिन उसने उनसे ये भी कहा कि वो गिनती नहीं कर सकता। पूरी तरह से उम्मीद कर रहा था कि वो उसको बदल देंगे। हालांकि उनके सरप्राइज के लिए एक भी इंसान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वास्तव में कुछ ने उससे कम ही चार्ज लिया। जब हॉस्ली ने व्हील चेयर छोड़ी तब तक वो अपराधियों को पकड़ने के करीब नहीं था, लेकिन उसने ह्यूमन काइंडनेस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। हो सकता है कि उसने उस दिन बुरे लोगों को ना पकड़ा हो, लेकिन उसने अच्छे लोगों के साथ रास्ता जरूर पार किया भाई। गरीब दावेदार। ये बिना कहे चला जाता है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है, लेकिन बदकिस्मती से हम जिस चीज के लायक होते हैं हमेशा वह नहीं मिलता। और दुख की बात यह कि ये बात बच्चों पर भी लागू होती है। जॉर्जिया यूएस में आयोजित एक सोशल एक्सपेरिमेंट में एक 6 वर्षीय बाल कलाकार अनानो साफ महंगे कपड़े पहनती है और फिर सड़कों पर खड़ी हो जाती है, जाहिर तौर पर अकेले। जब उसने अच्छे कपड़े पहने तो लोग रुक गए और उसकी फिक्र करते हुए पूछने लगे कि उसके माता पिता कहाँ हैं। कुछ ने मदद के लिए फोन करने की पेशकश की। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन फिर उसी एक्ट्रेस ने उसी जगह पर वापस जाने से पहले मैले कुचैले कपड़े पहने और अपने चेहरे पर गंदगी मल ली। इस बार किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, रुक के मदद की तो कोई बात भी नहीं की। और ये तब और खराब हो गया जब एक रेस्टोरेंट में एक्सपेरिमेंट का ट्रायल किया गया था। अब अनानो ने अपने बाल बांधकर साफ कपड़े पहनकर भोजनालय में प्रवेश किया तो लोगों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया जब वो घूम रही थी। लेकिन बाद में जब वो एक बेघर लड़की के रूप में लौटी तो विजिटर्स उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उसे सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि रेस्टोरेंट में खाने वालों ने उसे वहां से भगा दिया, सिर्फ एक डिफरेंस की वजह से। जिस तरह से वो दिखती है, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक जूसी स्टीक मेरे लिए एक बच्चे को इग्नोर करने के लिए काफी होगी। और मुझे जूसी स्टीक बहुत ही पसंद है। क्या आपको लगता है कि आपने क्या किया होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आइकॉनिक ट्रियो। विक्टोरियन इंग्लैंड एक आदमी की दुनिया थी। इसके बाद समाज ने महिलाओं को पुरुषों की बराबरी में कमजोर, पैसे और कम इंटेलिजेंट के रूप में देखा। इसलिए अगर आप अपने पति को सुरक्षित करने की कोशिश में एक एस्पिरेशन वाली महिला थी तो आपके पास चढ़ने के लिए एक खड़ी पहाड़ी थी। लेकिन 19वीं सदी की 3 महिलाएं इस पर चढ़ने के लिए तैयार थी। उनके नाम थे द ब्रोंटे सिस्टर्स और बहनें होने के कारण वो एक अविश्वसनीय रूप से टैलेंटेड लेखिका भी थी। बस एक समस्या थी, पब्लिशिंग हाउस महिलाओं के पक्ष में नहीं था, तो इन बहनों को सिर्फ पुरुष होने का नाटक करना पड़ा। ठीक है, सौभाग्य से इसका मतलब सूट पहनना और नकली दाढ़ी रखना नहीं था। उन्होंने केवल ये पक्का किया कि वे केवल लिखित रूप में पब्लिशर्स के साथ पत्र व्यवहार करेंगे। इसलिए उन्होंने पुरुषों के नाम एलिस, एक्टन और क्यूरर बेल रखे और पब्लिशर्स को बेवकूफ बनाया कि वो पुरुष हैं। इसने काम किया और तीनों बहनों को हरी झंडी मिल गई। शार्लोट ब्रोंटे, एक्वे क्यूरर बेल विशेष रूप से सफल रही अपने दूसरे नॉवल जेन आयरवे के साथ। जब यह 1847 में रिलीज हुआ तो ये तुरंत बेस्ट सेलर बन गया। इस बड़ी सफलता के बावजूद ये 3 साल बाद तक नहीं था। 1850 में शार्लोट दुनिया को आखिरकार सच बताई और इससे बड़ा झटका लगा लोगों को। इस समय तक उनकी दोनों बहनों का दुखद निधन हो चुका था, इसलिए अब उनकी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। और ठीक 5 साल बाद शार्लोट का भी निधन हो गया। लेकिन भले ही वे चली गई हों, ब्राउन बहनों को पक्के रूप से भुलाया नहीं गया। आज तक तीनों बहनों के नियम का पूरी दुनिया में पढ़ाई और प्रशंसा की जाती है। चलिए एक और मशहूर ट्रियो का नाम बताइए, मैं इंतजार करूंगा भाई। ये एक रैप है। जैसे कि सभी की दादी आपको बताएंगी, रैप संगीत गैंगस्टर्स, वायलेंस और बाकी सब के बारे में नहीं है। बेशक ये असल में सच नहीं है, लेकिन 2010 में इस पुराने स्टीरियोटाइप ने पुलिस को अपराधियों का पूरा भार पकड़ने में मदद की। बिल्कुल कैसे? ठीक है, एक नकली रिकॉर्ड लेबल सेट करके वाशिंगटन डीसी में मौजूद पुलिस ने सो कॉल्ड लेबल मैनिक एंटरप्राइजेस का नाम दिया और उन्होंने इसे सच दिखाने के लिए सभी पड़ावों को खींच लिया। इसका मतलब था कि सभी घंटियों और सीटियों के साथ एक कस्टम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया, फिर भेष बदलकर खुद को तैयार किया गया। सर्जन डेल सदरलैंड ने रैम्प लेबल के मालिक रिची वॉल्डेज के रूप में इसको पोज किया, जबकि बाकी अधिकारियों ने उसकी गर्लफ्रेंड और बॉडीगार्ड होने का नाटक किया। ठीक है, लेकिन इनका अपराधियों को पकड़ने से क्या लेना देना है? खैर, देखिए और इंतजार कीजिए। सबसे पहले सदरलैंड ने लोकल संगीतकारों को स्टूडियो में इनवाइट किया, महंगी टकीला शेयर की और गलती से उनको विश्वास हो गया कि इज्जत हासिल करने के लिए एक आपराधिक किंग पिन होने का नाटक उन्होंने किया। काफी जल्दी बातें फैल गईं और रियल क्रिमिनल स्टूडियो में आने लगे और फायर आर्म से लेकर नाजायज सब्सटेंस तक सभी तरह की चीजें बेचने की तलाशी होने लगी। हालांकि जैसे उन्होंने सामान दिखाना शुरू किया, उन्हें एक हैरान कर देने वाला झटका लगा। सदरलैंड और उनके स्क्वाड ने जल्दी से खुद को रिवील कर दिया, अपराधियों को हथकड़ी लगा दी। चालाकी से उन्हें अपने सर्विलांस इक्विपमेंट को छुपाने की जरूरत भी नहीं थी। वे एक लिटरल रिकॉर्डिंग
स्टूडियो में थे। स्टिंग बेहद सफल साबित हुआ और वे मैक्सिको के ला फैमिलिया कार्टेल के सदस्यों को पकड़ने में कामयाब रहे, जो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। हालांकि पकड़े गए सभी बदमाश इतने ज्यादा समय के नहीं थे। एक लोकल क्रिमिनल ने शानदार स्टूडियो को लूटने की योजना बनाते समय गलती से एक अंडर कवर अधिकारी को बट डायल कर दिया और पुलिस ने फोन पर पूरी बातचीत सुनी और उन्हें पकड़ लिया। क्या बेवकूफ है यार। कुल मिलाकर 70 गिरफ्तारियां की गई और $7 मिलियन की कीमत की भारी भरकम इलीगल आइटम्स को जब्त कर लिया गया और सभी एक अलग आइडिया और कुछ कन्विंसिंग कॉस्ट्यूम की बदौलत ये हुआ। ये कहना सुरक्षित है कि वे अपराधी जल्दी सलाखों के पीछे से बाहर कभी नहीं आने वाले, पर वो तो उनके पीछे बंद रहेंगे, है ना। फेक इट टिल यू मेक इट। किसने अमीर और फेमस होने का सपना नहीं देखा है? मेरा मतलब है उनके लिए आसान है ना। लेकिन बीजिंग के 23 साल की आर्ट स्टूडेंट ज़ो याकी ने ये कितना आसान बना दिया है ना। उसका विचार था उसके नॉर्मल गेटअप को छोड़कर एक अमीर सोशलाइट के रूप में खुद को पेश करना। फिर वो देखेगी कि क्या वो एक बिना पैसा खर्च के 3 हफ्ते तक बीजिंग में रह सकती है। इसके बजाय वो पूरी तरह परसीव्ड सोशल स्टेटस पर भरोसा करती थी ताकि उसे रहने के लिए काफी मुफ्त में चीजें मिल सके। देखने के लिए उसने एक नकली हर्मेस बैग, एक नकली विवियन वेस्टवुड हार खरीदा और यहाँ तक कि नकली हीरे की अंगूठी भी दान की जिसकी कीमत बहुत अधिक थी, $3। फिर एक बार जब वो अपनी नकली पोशाक में पूरी तरह से फिट हो गई तो वो लोकल एयरपोर्ट की ओर चली गई, जहां उसने वीआईपी लाउंज में जाने के लिए एक नकली पास का इस्तेमाल किया। जरूर पास थोड़ा सा नकली लगता है लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड था। हालांकि उसके अजीब से आउटफिट के कारण पूरे 3 दिनों तक किसी ने उससे पूछताछ नहीं की। उस समय के दौरान उसने कॉम्प्लीमेंट्री भोजन खाया, आलीशान सोफे पर सोई और जाने से पहले एक हाई एंड होटल को छोड़ने से पहले स्नैक्स पर स्टॉक किया। और उसके बाद उसने और 2 हफ्ते एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अच्छी लाइफ को जिया। उसने एक्सक्लूसिव ज्वेलरी वाली ऑक्शन पार्टीज में भाग लिया, फैंसी रेस्टोरेंट में मुफ्त भोजन की बात की और कुल मिलाकर $1500 की कीमत की मुफ्त प्रोडक्ट और सर्विसेज भी कमाई। उसके फैंसी गेटअप की वजह से किसी ने उससे एक बार भी सवाल नहीं किया और जब 3 हफ्ते पूरे हो गए तो उन्होंने अपने पूरे अनुभव को एक एग्जीबिशन में बदल दिया। ये देखने के लिए डिजाइन किया गया कि सोशल सीढ़ी पर आपको कितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। क्या जो अपनी नकली सोशलाइट स्टेटस के बिना अपनी किसी भी जंगली हरकत से बच जाते? वो असल में ऐसा नहीं सोचती। तो मैं अपने आप को यूं नकली डिजाइनर बैगों में एक को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तो भाई ये कर सकता था। तो ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतना ही। जब मैं वो बैग पकड़ रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।